Hello guys, welcome back to Filmy Harsh. Today we are explaining the movie Source Code. फिल्म की शुरुआत होती है एक ट्रेन के अंदर जो शिकागो शहर की तरफ जा रही है। एक आदमी अचानक होश में आता है। उसे लगता है कि वो कैप्टन कोल्टर स्टीवंस है, एक आर्मी हेलीकॉप्टर पायलट जिसकी आखिरी याद अफगानिस्तान में एक मिशन के दौरान की है। लेकिन वो जहाँ बैठा है वो एक कमर्शियल ट्रेन है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। उसके सामने एक औरत बैठी है, क्रिस्टीना वॉरेन, जो उसे सीन नाम से बुलाती है, जैसे वो उसे पहले से जानती हो। कोल्टर हैरान होकर उससे कहता है कि वो सीन नहीं बल्कि कोल्टर स्टीवंस है। क्रिस्टीना को यह सुनकर अजीब लगता है। वो सोचती है कि शायद वो मजाक कर रहा है। कोल्टर घबराकर वॉशरूम की तरफ जाता है, आईने में अपना चेहरा देखने के लिए, लेकिन आईने में उसे अपना नहीं बल्कि किसी और आदमी का चेहरा दिखता है। वो अपना वॉलेट चेक करता है और उसमें एक आईडी मिलती है जिस पर नाम लिखा है सीन फेंट्रेस, एक स्कूल टीचर। कोल्टर पूरी तरह उलझन में है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो कौन है, ये किसका शरीर है, वो यहाँ कैसे पहुंचा। वो बदहवास होकर क्रिस्टीना के पास वापस आता है, उससे सवाल पूछने लगता है। ठीक इसी उलझन के बीच अचानक ट्रेन में एक जबरदस्त धमाका होता है और ट्रेन में सवार हर इंसान की मौत हो जाती है। धमाके के ठीक बाद कोल्टर अचानक एक बिल्कुल अलग जगह में होश में आता है, एक तंग अंधेरे से कैप्सूल के अंदर, जहां वो एक सीट से बंधा हुआ है और उसके सामने एक स्क्रीन लगी है। स्क्रीन पर एक औरत की तस्वीर दिखती है, एयरफोर्स कैप्टन कोलिन गुडविन। गुडविन उसे कैप्टन स्टीवंस कहकर बुलाती है, उसकी पहचान की पुष्टि करती है और उसे बताती है कि वो एक टॉप सीक्रेट प्रोग्राम का हिस्सा है जिसका कोड नेम है बेलीगर्ड कैसल। गुडविन कोल्टर को बताती है कि उसका मिशन है उस ट्रेन में बम रखने वाले को ढूंढना, इससे पहले कि वो शिकागो में एक और कहीं बड़ा हमला करे। कोल्टर को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये सब कैसे मुमकिन है, कि वो कैसे किसी और आदमी के शरीर में किसी और की जिंदगी के आखिरी पलों में पहुंच गया। लेकिन उसे ज्यादा वक्त नहीं दिया जाता। गुडविन उसे वापस उन्हीं 8 मिनटों में भेज देती है, ट्रेन के धमाके से ठीक पहले। कोल्टर एक बार फिर उसी ट्रेन में सीन फेंट्रेस के शरीर में जागता है, ठीक उसी पल में जहां से उसकी शुरुआत हुई थी। इस बार ये सोचते हुए कि शायद ये सब एक टेस्ट है, एक सिमुलेशन है, वो बम को ढूंढने की कोशिश करता है। वो ट्रेन के वॉशरूम की तरफ जाता है और वहां छत के एक वेंटिलेशन पैनल के ऊपर सिंक के पास उसे बम मिल जाता है। लेकिन बम मिलने के बावजूद उसे ये समझ नहीं आता कि आखिर इसे किसने रखा है, कौन है वो बॉम्बर। वक्त कम पड़ जाता है और वो वापस मुख्य कैबिन में लौटता है और ठीक तभी ट्रेन में फिर से वही धमाका होता है। कोल्टर एक बार फिर उसी कैप्सूल में जागता है। इस बार वो गुडविन से सख्ती से जवाब मांगता है, समझना चाहता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। यहां उसे पहली बड़ी सच्चाई पता चलती है, ट्रेन का वो धमाका कोई सिमुलेशन नहीं था, वो सच में हो चुका है, असली दुनिया में, कुछ घंटे पहले। और ये सिर्फ पहला हमला था, एक और कहीं बड़ा हमला अभी होना बाकी है, शिकागो शहर के बीचों बीच। कोल्टर को एक बार फिर उन्हीं 8 मिनटों में भेजा जाता है, इस बार बॉम्बर की पहचान ढूंढने के मकसद से। इस बार वो ट्रेन में मौजूद हर मुसाफिर को गौर से परखने लगता है, ये समझने की कोशिश करता है कि कौन घबराया हुआ लग रहा है, कौन कुछ छुपा रहा है। वो क्रिस्टीना के साथ ट्रेन से उतरकर एक शक के दायरे में आए शख्स का पीछा भी करता है, लेकिन ये रास्ता एक डेड एंड साबित होता है। दूर कहीं ट्रेन में फिर से धमाका होता है और इसी अफरा तफरी में कोल्टर खुद पटरियों पर गिर जाता है और एक गुजरती हुई दूसरी ट्रेन से कुचलकर उसकी भी मौत हो जाती है। कैप्सूल में वापस जागते ही कोल्टर को बताया जाता है कि इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे का असली दिमाग है डॉक्टर रटलेज। रटलेज कोल्टर को समझाता है कि सोर्स कोड कोई टाइम ट्रैवल मशीन नहीं है, ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल डिवाइस है जो किसी मरे हुए इंसान के दिमाग में बची हुई आखिरी 8 मिनट की मेमोरी का इस्तेमाल करके एक वैकल्पिक दुनिया को दोबारा रचता है। रटलेज साफ बताता है कि कोल्टर उस ट्रेन के धमाके को रोक नहीं सकता, क्योंकि वो धमाका असली दुनिया में पहले ही हो चुका है और अतीत को बदला नहीं जा सकता। उसका काम सिर्फ इतना है कि वो उन 8 मिनटों के अंदर बॉम्बर की पहचान ढूंढ ले, ताकि असली दुनिया में पुलिस उसे वक्त रहते पकड़ सके और आने वाले बड़े हमले को रोका जा सके। अब कोल्टर को बार बार अलग अलग तरीकों से उन्हीं 8 मिनटों में भेजा जाता है। हर बार वो कुछ नया सीखता है, कुछ नए सुराग जुटाता है, लेकिन बॉम्बर तक नहीं पहुंच पाता। एक बार उसे शक होता है कि शायद बॉम्बर एक नौजवान लड़का है जो बहुत ज्यादा घबराया हुआ दिखता है, लेकिन ये शक भी गलत साबित होता है। वो लड़का सिर्फ अपनी निजी वजहों से परेशान है, बॉम्बर नहीं। एक बार हथियार हासिल करने की कोशिश में ट्रेन की सुरक्षा उसे पकड़ लेती है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी बीच कोल्टर को धीरे धीरे क्रिस्टीना से भी लगाव होने लगता है। हर लूप में वो उससे कुछ नई बातें सीखता है, उसे बेहतर समझने लगता है और हर बार जब ट्रेन में धमाका होता है
और क्रिस्टीना की मौत हो जाती है, कोल्टर को गहरा दुख होता है। लेकिन हर बार उसकी मौत देखना उसके लिए तकलीफदेह होता जाता है। अगले एक लूप में कोल्टर एक तरकीब निकालता है। वो क्रिस्टीना से कहता है कि वो इंटरनेट पर कैप्टन कोल्टर स्टीवंस के बारे में जानकारी ढूंढे, ये कहकर कि वो उसका कोई पुराना दोस्त है। क्रिस्टीना, जिसे नहीं पता कि वो खुद एक दोबारा रचे गए सपने का हिस्सा है, उसकी बात मानकर जानकारी ढूंढने चली जाती है। जब वो वापस आती है तो उसकी बात सुनकर कोल्टर के होश उड़ जाते हैं। क्रिस्टीना उसे बताती है कि कैप्टन कोल्टर स्टीवंस नाम का शख्स 2 महीने पहले ही अफगानिस्तान में शहीद हो चुका है। कोल्टर पूरी तरह हिल जाता है। वो गुडविन से सीधा टकराता है, जवाब मांगता है। यहाँ रुककर ध्यान से समझते हैं, क्योंकि यही फिल्म का सबसे बड़ा, सबसे तकलीफदेह मोड़ है। गुडविन आखिरकार कोल्टर को सच बताती है। अफगानिस्तान में हुए उस हमले में कोल्टर का शरीर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है, इतना ज्यादा कि उसका सिर्फ धड़ ही बचा है, हाथ पैर तक नहीं बचे। वो असल में लगभग मर ही चुका है, लेकिन वैज्ञानिकों ने किसी तरह उसके दिमाग के एक हिस्से को जिंदा रखा है, उसे सोर्स कोड प्रोग्राम से जोड़ दिया है। जो कैप्सूल, जो अपना शरीर कोल्टर अब तक महसूस कर रहा था, वो असल में कुछ नहीं बल्कि उसके अपने ही दिमाग की बनाई हुई एक कल्पना है, ताकि वो अपने आसपास की इस अजीब हालत को कुछ हद तक समझ सके। ये सच्चाई जानकर कोल्टर बुरी तरह टूट जाता है, गुस्से से भर जाता है। उसे एहसास होता है कि उसकी मर्जी के बिना, उसकी सहमति के बिना उसे इस प्रोग्राम में जबरदस्ती इस्तेमाल किया जा रहा है, बार बार, बिना किसी अंत के। वो साफ कहता है कि वो इस हालत में हमेशा के लिए कैद नहीं रहना चाहता। आखिरकार डॉक्टर रटलेज कोल्टर से एक वादा करता है, अगर वो अपना मिशन पूरा कर दे, बॉम्बर की पहचान ढूंढ ले, तो उसके बाद उसे टर्मिनेट कर दिया जाएगा, यानी उसे मरने दिया जाएगा। उसकी इस अधूरी, तकलीफदेह जिंदगी को खत्म कर दिया जाएगा। कोल्टर हालांकि पूरी तरह इस बात पर यकीन नहीं करता कि उसकी बात मानी भी जाएगी, फिर भी इस शर्त पर राजी हो जाता है और अपने मिशन में जुट जाता है। अब कोल्टर और भी ज्यादा दृढ़ता से उन्हीं 8 मिनटों में बार बार लौटता है, हर बार कुछ नया ढूंढने की कोशिश करता है। आखिरकार एक कोशिश में उसे एक अहम सुराग मिलता है, एक मुसाफिर का गिरा हुआ वॉलेट जिसके अंदर एक आईडी है। इस आईडी से कोल्टर को पता चलता है कि असली बॉम्बर कोई और नहीं बल्कि डेरेक फ्रॉस्ट है, एक निहायत खतरनाक, कट्टरपंथी, घरेलू आतंकवादी जो दुनिया के प्रति एक बेहद नकारात्मक, विनाशकारी सोच रखता है। कोल्टर फ्रॉस्ट का ड्राइविंग लाइसेंस और उसकी गाड़ी की नंबर प्लेट याद कर लेता है। वो फ्रॉस्ट का पीछा करता है और उसे पता चलता है कि फ्रॉस्ट की अपनी वैन के अंदर एक डर्टी बम, यानी एक रेडियो एक्टिव बम बना हुआ है, जो शिकागो शहर के बीचों बीच फटने वाला है। क्रिस्टीना, जो कोल्टर के इस अजीब व्यवहार से परेशान होकर उसका पीछा करने चली आती है, उस वक्त फ्रॉस्ट की नजर में आ जाती है और फ्रॉस्ट बिना किसी हिचकिचाहट के कोल्टर और क्रिस्टीना दोनों को गोली मारकर खत्म कर देता है। कैप्सूल में वापस जागते ही कोल्टर अपनी ये पूरी जानकारी गुडविन तक पहुंचाता है। फ्रॉस्ट का नाम, उसकी गाड़ी का नंबर, उसके छुपने का ठिकाना। असली दुनिया में पुलिस इस जानकारी की मदद से डेरेक फ्रॉस्ट को गिरफ्तार कर लेती है और शिकागो पर होने वाले उस भयानक दूसरे हमले को टाल दिया जाता है। कोल्टर को उसके इस मिशन के लिए बधाई दी जाती है। उसका काम पूरा हो चुका है और अब वो उम्मीद करता है कि जैसा वादा किया गया था, उसे अब मरने दिया जाएगा। इस तकलीफदेह हालत से आजादी मिलेगी। लेकिन यहाँ एक नया मोड़ आता है। डॉक्टर रटलेज, जो इस बात से बेहद खुश है कि सोर्स कोड प्रोग्राम इतनी कामयाबी से काम कर गया, अपना वादा तोड़ने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि कोल्टर की याददाश्त मिटा दी जाए और उसे आगे भी बार बार इसी तरह के मिशनों के लिए इस्तेमाल किया जाता रहे, क्योंकि रटलेज के लिए कोल्टर अब सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि आतंकवाद के खिलाफ एक बेशकीमती हथियार बन चुका है। गुडविन, जो अब तक कोल्टर के साथ काफी वक्त बिता चुकी है, उसे एक इंसान की तरह जानने समझने लगी है, इस बात से बेहद असहज हो जाती है। उसके सामने एक बड़ा नैतिक सवाल खड़ा हो जाता है, क्या वो रटलेज के आदेश का पालन करे और कोल्टर को इस अंतहीन तकलीफ में हमेशा के लिए कैद रहने दे, या फिर वो अपना वादा निभाए और उसे वो शांति दे जिसकी उसने गुहार लगाई थी। अब आता है फिल्म का सबसे भावुक, सबसे अहम हिस्सा। कोल्टर गुडविन से एक आखिरी गुजारिश करता है। वो चाहता है कि उसे एक आखिरी बार उन्हीं 8 मिनटों में वापस भेजा जाए, भले ही उसका असली मिशन पहले ही पूरा हो चुका है। वो चाहता है कि इस आखिरी मौके में वो अपने हिसाब से, अपने दिल की सुनकर उन 8 मिनटों को जिए, क्रिस्टीना के साथ, बिना किसी दबाव के, बिना किसी और मकसद के। गुडविन अपने अफसरों के आदेश के खिलाफ जाकर कोल्टर की ये आखिरी गुजारिश मान लेती है। साथ ही वो कोल्टर से एक वादा भी करती है, इस आखिरी लूप के खत्म होते ही वो उसे टर्मिनेट कर देगी, उसे इस तकलीफ से हमेशा के लिए आजाद कर देगी, चाहे रटलेज कुछ भी कहे। इस आखिरी लूप में
कोल्टर एक बार फिर सीन फेंट्रेस के शरीर में जागता है। इस बार वो पूरी सफाई और शांति से काम लेता है। वो बम को निष्क्रिय कर देता है, डेरेक फ्रॉस्ट को काबू में करके पुलिस के हवाले करता है और साथ ही क्रिस्टीना के साथ एक खूबसूरत सुकून भरा वक्त बिताता है। वो उससे डेट पर चलने का वादा करता है, उसके करीब आता है और आखिरी पलों में वो उसे चूमता है। यही फिल्म अपना सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला ट्विस्ट हमारे सामने रखती है। हर बार 8 मिनट पूरे होते ही ट्रेन में धमाका होता था और कोल्टर वापस कैप्सूल में जाग जाता था, लेकिन इस बार 8 मिनट पूरे होने के बावजूद कुछ नहीं होता। ट्रेन नहीं फटती, सब कुछ वैसे ही चलता रहता है जैसे कोई आम खुशहाल सुबह हो। कोल्टर को समझ आता है कि जो कुछ भी अब हो रहा है वो सिर्फ एक अस्थायी सिमुलेशन नहीं है। उसने अनजाने में एक बिल्कुल नई, अपनी अलग हकीकत रच दी है। एक ऐसी वैकल्पिक दुनिया जिसमें ट्रेन का धमाका कभी हुआ ही नहीं, जिसमें हर कोई जिंदा है और जिसमें अब वो खुद सीन फेंट्रेस के रूप में हमेशा के लिए जी सकता है। दूसरी तरफ असली दुनिया में गुडविन अपना वादा निभाती है। वो अपने ऊपर के अफसरों की मर्जी के खिलाफ जाकर कोल्टर के असली क्षतिग्रस्त शरीर को लाइफ सपोर्ट से हटा देती है, उसे उस अंतहीन तकलीफ से हमेशा के लिए आजाद कर देती है, ठीक वैसे ही जैसा उसने वादा किया था। लेकिन कोल्टर की चेतना, उसकी आत्मा खत्म नहीं होती। वो अब भी उस नई वैकल्पिक दुनिया में सीन फेंट्रेस के शरीर में जिंदा और सुरक्षित है, क्रिस्टीना के साथ। फिल्म के आखिरी दृश्य में गुडविन को अपने फोन पर एक संदेश मिलता है जो कोल्टर ने उसी नई वैकल्पिक दुनिया से भेजा है। इस संदेश में कोल्टर बताता है कि उसने और गुडविन ने मिलकर ट्रेन में होने वाले उस धमाके को रोक दिया है, कि डेरेक फ्रॉस्ट नाम का शख्स पकड़ा जा चुका है। वो लिखता है कि अगर गुडविन ये संदेश पढ़ रही है तो इसका मतलब है कि सोर्स कोड प्रोग्राम उन दोनों की उम्मीद से भी कहीं ज्यादा ताकतवर साबित हुआ है। उन्होंने सिर्फ 8 मिनट की एक याद को दोबारा नहीं जिया, बल्कि एक बिल्कुल नई दुनिया रच दी है। कोल्टर गुडविन से एक आखिरी गुजारिश करता है। वो कहता है कि कहीं ना कहीं उसी सोर्स कोड की सुविधा में एक और कैप्टन कोल्टर स्टीवंस एक और मिशन पर भेजे जाने का इंतजार कर रहा होगा। वो गुडविन से वादा लेता है कि वो उसकी भी मदद करेगी, वैसे ही जैसे उसने की। और साथ ही वो एक आखिरी गुजारिश करता है, जब भी वो उस दूसरे कोल्टर से मिले तो उसे बस इतना बता दे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिल्म खत्म होती है कोल्टर और क्रिस्टीना को शिकागो की सड़कों पर साथ चलते हुए दिखाकर। दोनों खुश हैं, आजाद हैं, एक नई, पूरी तरह असली जिंदगी की शुरुआत करते हुए। ना कोई और लूप है, ना कोई और धमाका, बस एक नई शुरुआत जो एक तकलीफ भरे अंत से निकलकर सामने आई है। तो दोस्तों, ये थी सोर्स कोड की पूरी कहानी। वक्त, पहचान और एक इंसान की अपनी तकलीफ से आजादी पाने की कहानी। उम्मीद करता हूं आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपके हिसाब से क्या वो नई दुनिया सच में असली थी या सिर्फ कोल्टर के दिमाग की आखिरी सबसे खूबसूरत कल्पना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।